सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग आपके सामाजिक विषय के अंतर्गत लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे। लेसन नंबर 2 में हमने जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर लिए थे। अब आज हम सभी अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, जो अध्याय 2 है उसका नाम है मानव की उत्पत्ति एवं विकास तथा नदी घाटी सभ्यताएं। तो दोस्तों, इसको बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है आप लोगों को। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और दोस्तों, यहाँ पर जो आप रिवीजन क्लासेस करते हैं इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं वो सब आपके रिपीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए एग्जाम में फिर से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है। तो पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। उनके नाम है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है। और दोस्तों, जो पुरा पाषाण काल था इसमें मानव ने पत्थरों के औजार बनाए थे, साथ ही साथ मानव ने आग की खोज की थी। ठीक है। और यहाँ पर जो नव पाषाण काल है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नव पाषाण काल में मनुष्य ने पहिए की खोज की थी और ये एग्जाम में कई बार आपके पूछ चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर दोस्तों अब आप पूछ सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि जो पूरा पाषाण काल था इसके अंतर्गत मनुष्य ने पत्थरों के औजार बनाना सीखा। औजार बनाने में उन्होंने बहुत सारे औजार बनाए जिसके द्वारा शिकार किया जा सके, लेकिन जो उनके औजार थे उनमें उतना वो सुडौल नहीं बने थे। ठीक है। और वो देखने में भी खुरदुरे थे। लेकिन जो मध्य पाषाण काल आया इसमें उन्होंने अपने औजारों को अच्छे से बनाना सीखा, उनको सुडौल करना सीखा देखने में, ताकि वो अच्छे लगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये काम हुआ था मध्य पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में मैंने आपको बता ही दिया कि पहिए की खोज की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को पूर्व पाषाण काल के नाम से जाना जाता है या फिर पुरा पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, होमो सेपियंस क्या है। दोस्तों, मानव विकास के विकास क्रम में लगभग 40,000 वर्ष पूर्व वर्तमान मानव का आविर्भाव हुआ जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है। होमो सेपियंस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान मानव। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, मध्य पाषाण काल के औजार क्या थे। दोस्तों, मध्य पाषाण काल में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस काल में आते आते मनुष्य ने धारदार हथियारों को और अच्छे से उनको सुडौल बनाना सीख लिया था और भी विभिन्न प्रकार के हथियार बनाना उन्होंने सीख लिया था। तो इसमें देखिए ब्लेड, पॉइंट, स्क्रैपर, इनग्रेवर, ट्रायंगल आदि पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो जिप्सर, फ्लिट चर्ट एवं कल्सेडोनी नामक विशेष पत्थरों से निर्मित होते थे। ठीक है। तो औजार तो पत्थरों के ही थे लेकिन इनमें और सुडौलता आ गई थी और धारदार हथियार बनने लगे थे मध्य पाषाण काल में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, लोथल क्या है, यह कहाँ स्थित है। दोस्तों, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे सरगवाला नामक ग्राम के समीप स्थित है। दोस्तों, इसकी जब खुदाई हुई थी 1954-55 ईस्वी में, तो यहाँ पर ये खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी, रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है तो आप याद रखिएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। खुदाई 1953 में बीबी लाल एवं बी के थापड़ द्वारा कराई गई। यहाँ पर प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 26, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था और इसका आंसर मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, ईसा पूर्व का अर्थ बताइए। दोस्तों, यहाँ पर ई पूर्व लिखा है, ई और पू लिखा है, तो इसका व्याख्या तो मैंने आपको कर ही दिया। ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा के जन्म के पूर्व का जो समय है। ठीक है। अब देखिए, ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा के जन्म से पूर्व। जैसे यदि कोई घटना ईसा के 100 वर्ष पूर्व घटित हुई होगी तो उसे हम 100 ईसा पूर्व लिखेंगे।
और ये भी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का जो समय है वो ईसा पूर्व कहलाता है। और अगर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, यदि कोई घटना ईसा मसीह के जन्म के 100 वर्ष पूर्व हुई होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? 100 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला है, याद रखिएगा आप लोग ये भी। क्वेश्चन नंबर 29 है, रुखानी क्या है? दोस्तों, रुखानी एक औजार है जिसे सल्क औजार भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कृषि का आरंभ किस काल में हुआ? 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ। दोस्तों, नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ? पहिए का आविष्कार हुआ और कृषि करना भी मानव ने सीख लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? दोस्तों, मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच का स्थान। जिन भी प्रशिक्षुओं ने पिछला वीडियो देखा था उन सभी को अच्छे से पता होगा कि मैंने बताया था कि जो मेसोपोटामिया होता है उसका अर्थ ही है दो नदियों के बीच का स्थान, और वो दो नदियां कौन कौन सी हैं? दजला और फरात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, सप्त सैंधव के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम बताइए, या सप्त सैंधव की किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए। दोस्तों देखिए, सप्त सैंधव मतलब 7 नदियां। अब वो 7 नदियां कौन कौन सी हैं चलिए देखते हैं हम। 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 16 में भी पूछा हुआ, लगातार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सप्त सैंधव के अंतर्गत निम्नलिखित नदियां आती थी, सिंधु, वितस्ता यानी कि झेलम के नाम से आज जानी जाती है, अस्कनी जिसको हम चिनाव के नाम से जानते हैं, परुग, रवि ये रावी के नाम से जानी जाती है, विपाशा व्यास के नाम से, सुतुद्री सतलज के नाम से, और सरस्वती। तो इन नदियों का नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, चीन की सभ्यता का उदय किस नदी घाटी पर हुआ? दोस्तों, चीन की सभ्यता का उदय हुआंगहो तथा यांगटी सियांग नदियों की घाटी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है, हम्मुराबी की विधि संहिता क्या है? हम्मुराबी ने अपनी प्रजा के लिए एक विधि संहिता बनाई थी। यह संहिता जीवन के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। हम्मुराबी ने कानून तैयार करके उसे एक काले रंग के पत्थर पर खुदवा दिया था। इस पत्थर की ऊंचाई लगभग 2.44 मीटर थी। इस पत्थर को बेबीलोन के प्रमुख जिगुरत यानी कि मंदिर में स्थापित किया गया था। इसी कानून को हम्मुराबी की विधि संहिता कहा जाता है। यानी कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक पत्थर पर जो भी नियम उन्होंने बनाए थे, जो भी उन्होंने कानून बनाए थे अपनी प्रजा के लिए, उसको एक पत्थर पर खुदवा दिया था और उसे कहाँ रखा था? उसे बेबीलोन के प्रसिद्ध जिगुरत मंदिर में स्थापित करवा दिया था, और इसे ही हम क्या कहते हैं? हम्मुराबी विधि संहिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, सुमेरिया की सभ्यता की राजधानी क्या थी? दोस्तों, सुमेरिया की सभ्यता की राजधानी सुमेर थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, आग की खोज किस प्रकार से की गई? दोस्तों, आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई। इस काल के मानव ने पत्थरों को रगड़कर आग उत्पन्न की। 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कांसा धातु किन धातुओं से मिलकर बनी है? ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछा गया था और वहां पर मैंने आपको समझाया था कि जो कांसा होती है वो तांबे के साथ टिन या जस्ते 10 भाग तांबा और 1 भाग टिन को मिलाकर कांसा नामक मिश्र धातु तैयार की जाती है। या जो कांसा धातु है ये मिश्रित धातु है, इसमें 10 भाग तांबा और 1 भाग टिन का प्रयोग हुआ है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि कितनी क्वांटिटी तांबा की है और कितनी क्वांटिटी टिन की है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तांबा के साथ टिन या जस्ता कुछ भी देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टिन देगा तो भी, जस्ता देगा तो भी एग्जाम में आप बिल्कुल श्योर रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मिस्र में फारो के मकबरे को क्या कहते हैं? दोस्तों, मिस्र में फारो के मकबरे को पिरामिड कहते थे। और मिस्र किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है? आप सभी लोगों को पता है, वहां पर बड़े बड़े पिरामिड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, जिगुरत क्या है? सुमेरिया सभ्यता में मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 40 है, मेसोपोटामिया में विश्व की किन 3 सभ्यताओं का जन्म हुआ? दोस्तों, मेसोपोटामिया में ही विश्व की 3 सभ्यताओं सुमेरिया, बेबीलोनिया तथा असीरिया का जन्म हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था?
इसका भी आंसर जिन लोगों ने पिछला क्लास अटेंड किया था उन्हें पता होगा कि मानव का प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। तो इस तरीके से दोस्तों आपके सभी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे अपने मन में, क्योंकि मैं तो नहीं सुन रही हूँ लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे प्रशिक्षुओं का आंसर सही हुआ होगा। अगर आप लोग बताओगे तो जरूर मुझे पता चलेगा। तो आप लोग प्लीज अधिक से अधिक लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कितने क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से सही आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर भी समय समय पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप पर आप टारगेट यूपी टेट सीटेट को सर्च करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको सभी विषयों में सबसे पहले उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, पवन सीरीज, राजन सीरीज के। इसके अलावा आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे और फिर आपको ये सभी रिवीजन क्लासेस उसमें मिलेंगी। तो आप सभी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने अलग से नहीं बनाई है रिवीजन क्लासेस की, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बनाए थे उसी के अंतर्गत इसको भी हमने रख दिया है, ताकि आप लोग को बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिना लाइक किए आप लोग मत जाइएगा और अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर किया करिए दोस्तों, क्योंकि आप ही लोग के कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं और आप लोग के लिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे चल करके आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट सबकी तैयारी करवाएंगे हम। तो बस ऐसे ही अपना विश्वास हमारे चैनल से बनाए रखिए और छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम है हमसे शेयर कर दिया करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय हिंद।